अध्याय 411 अचानक हमला। उस वक्त गुलशन झा को बचाए गए जीवित बचे लोगों के बीच से किसी कैदी की तरह एस्कॉर्ट करके लाया जा रहा था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या गलत किया है, लेकिन उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनकी स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि उनके हाथों में हथकड़ियां थीं और उनके बगल के विशेष अभियान कर्मी असली बंदूकों से लैस थे। ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने भागने की कोशिश की तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें गोली मार देंगे। ऐसी परिस्थितियों में ये निश्चित रूप से उनकी कंपनी द्वारा टैक्स चोरी करने जैसा साधारण मामला नहीं था। ये कुछ बहुत अधिक गंभीर था। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था और पैर कांप रहे थे। गुलशन झा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन्हें फांसी के मैदान में ले जाया जा रहा हो। अब मैं समझा, जरूर उन चीज़ों ने ही समस्या खड़ी की है। जब वे आधे रास्ते पर पहुंचे तो उन्होंने आगे सनशेड के नीचे अपने सूटकेस के चारों ओर लोगों के एक समूह को जमा देखा और तुरंत समझ गए कि उनसे कहाँ चूक हुई है। वे प्राचीन वस्तुएं समस्याग्रस्त थीं। गुलशन झा विमान में हुई डरावनी घटना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। शायद समस्या उन्हीं पुरानी चीज़ों में थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं अपवित्र शक्तियों से दूषित थीं? अगर ऐसा था तो गुलशन झा को लगा कि अब वे बर्बाद हो चुके हैं। गोली नहीं मारी गई तो निश्चित रूप से आजीवन कारावास का सामना करना पड़ेगा। सब खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। इस क्षण गुलशन झा को ऐसा लगा जैसे उनका पूरा परिवार मर गया हो, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया था। अगर विशेष अभियान कर्मियों ने उन्हें पकड़ नहीं रखा होता तो वे वहीं जमीन पर ढेर हो जाते। क्या ये वह चीज़ है जिसे तुम विमान पर लाए थे? जे सिटी के इंटरनेशनल घोस्ट मास्टर्स में से एक सौम्यजीत खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा और उसने गुलशन झा का कॉलर पकड़ लिया। उसकी ताकत रोहित की तरह ही असाधारण और भयानक थी। गुलशन झा के भारी शरीर को उसने एक हाथ से ऊपर उठा दिया, उनके पैर हवा में लटकने लगे और गले के पास एक सिहरन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड उनके पूरे शरीर में समा रही हो, जो उनके नियंत्रण से बाहर थी। सौम्यजीत, बहुत हुआ, उसे छोड़ दो, रोहित ने उस समय अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसे रोकने के लिए कहा। एक सुन्न और उन्मादी नज़र के साथ सौम्यजीत ने पलट कर देखा। यह अब मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे इस मामले की सच्चाई उजागर करने की ज़रूरत है। क्या तुम हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हो, घोस्ट आई रोहित? ये तुम्हारे काम में दखल देने के बारे में नहीं है। बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि तुम गलती से उसे मार डालो। वह मेरा परिचित है, रोहित ने कहा। अगर उसने गलती की है तो चाहे वह किसी का भी परिचित हो, उससे पूछताछ की जानी चाहिए, सौम्यजीत ने कहा। कोई भी इससे मुक्त नहीं है, तुम भी नहीं। दूसरों के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। रोहित एक साधारण व्यक्ति के लिए इस सौम्यजीत से बहस क्यों कर रहा था? रोहित ने बात जारी रखी, यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैंने ही इसका पैरानॉर्मल आर्काइव बनाया है और मैंने ही उस भूत को पकड़ा है। इसलिए अगर कोई उससे पूछताछ करेगा तो वह मैं हूँगा। क्या तुम इस पर विवाद करना चाहते हो या तुम मेरे काम का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हो? वह गुलशन झा को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वह उस पर मौजूद सोल बोतल के बारे में ऐसी जानकारी चाहता था जो दूसरों को न मिल सके। विशेष रूप से अब जब वह अपने शरीर के साथ समस्याओं का सामना कर रहा था तो उसे और सुरागों की ज़रूरत थी। इसलिए गुलशन झा अब बहुत महत्वपूर्ण थे। और अगर मैं मना कर दूं तो? सौम्यजीत ने ठंडे स्वर में कहा। रोहित ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे अनुरोध को अस्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मना करने से कोई लाभ नहीं होगा, केवल परेशानी होगी। मेरा मानना है कि मेरी बातों का कुछ वजन है और उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जैसे ही वह बोला, आसपास का वातावरण बदल गया। एक पल में पूरी दुनिया लाल रोशनी में डूबी एक अजीब जगह में बदल गई। पास के लोग गायब हो गए, सन्नाटा छा गया, सनशेड के नीचे केवल एक दर्जन लोग रह गए। घोस्ट डोमेन। किशन, सागर और अन्य घोस्ट मास्टर्स की पलकें झपकीं। रूबल को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अगर रोहित और सौम्यजीत के बीच वास्तव में संघर्ष हुआ तो यह एक बड़ी आपदा होगी। मैंने सुना है कि तुम्हारा घोस्ट डोमेन लीजुन से भी अधिक अद्वितीय है, कि जयपुर शहर में तुम्हारे घोस्ट डोमेन ने हंग्री घोस्ट के डोमेन पर भी आक्रमण कर दिया था। सौम्यजीत ने उग्रता के संकेत के साथ कहा। रोहित ने उत्तर दिया, जो तुम सुनते हो वह हमेशा सच नहीं होता। यदि संभव हो तो अपनी आंखों से देखना हमेशा बेहतर होता है। जयपुर शहर में तुम्हारे द्वारा किए गए कठिन परिश्रम को देखते हुए मैं आज तुम्हें ये सम्मान देता हूँ। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम बिना किसी पक्षपात के काम करोगे। मैं अपने अधिकार क्षेत्र में किसी को परेशानी खड़ी करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता, सौम्यजीत ने कहा। रूबल को उम्मीद थी कि सौम्यजीत अपने स्वभाव के अनुसार सीधे लड़ाई शुरू कर देगा। आश्चर्यजनक रूप से सौम्यजीत ने तर्कसंगत रूप से पीछे हटने का फैसला किया और शांति से गुलशन झा को नीचे उतार दिया। धन्यवाद, रोहित ने शांति से कहा।
उनके चारों ओर की लाल रोशनी तुरंत गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। गुलशन झा अब जमीन पर ढह कर बैठे थे, उनका चेहरा आतंक से सफ़ेद था और वे हाँफ रहे थे। चूंकि यह घटना रोहित के प्रभार में है, उसे पूरी जिम्मेदारी लेने दें। मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। रूबल ने जल्दी से सबकी ओर देखा। कोई नहीं बोला। वे सौम्यजीत या रोहित को नाराज नहीं करना चाहते थे। चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। रोहित, बाद में एक रिपोर्ट जमा कर देना। गुलशन झा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, रूबल ने कहा। हालांकि सागर खुश नहीं था। इतनी मेहनत के बाद हमने 2 घंटे धूप में जलने के अलावा कुछ नहीं किया। रोहित, तुम्हें फिर से आसान हिस्सा मिल गया। इसे लो और खुद इसका अच्छी तरह अध्ययन करो। उसने जमीन से वह सोल बोतल उठाए और उसे लापरवाही से रोहित की ओर फेंक दिया। हालांकि जिस क्षण वह सुनहरी बोतल उसके हाथ से छूटी और उसका मुंह उसकी ओर हुआ, अचानक उस काली बोतल के भीतर से एक पीला हाथ बाहर निकला। उसने सागर का चेहरा पकड़ लिया और हिंसक रूप से उसे बोतल के अंदर की ओर खींचने लगा। सागर लड़खड़ा गया, लगभग गिरने ही वाला था, क्योंकि उस सुनहरी बोतल ने उसके चेहरे को ढक लिया था और बाहर निकले सफ़ेद हाथ ने भयानक जोर लगाया, जैसे कि वह उसके पूरे अस्तित्व को उस हथेली के आकार की बोतल में खींचने की कोशिश कर रहा हो। आतिल्द, उसे असहनीय दर्द महसूस हुआ और वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका। घटनाक्रम के इस अचानक मोड़ ने बाकी सभी के होश उड़ा दिए। ये बुरा था, वे लापरवाह हो गए थे। क्या बोतल में अभी भी एक भूत था? रोहित, किशन, रूबल और यहाँ तक कि सौम्यजीत के चेहरे के भाव एक पल में पूरी तरह बदल गए। सोने ने उनकी धारणा परसेप्शन को रोक दिया था, जिससे उन्हें विश्वास हो गया था कि बोतल में कोई समस्या नहीं है। ये सागर का बोतल फेंकने का कार्य ही था जिसने अनजाने में अंदर के भूत को सक्रिय कर दिया, जिससे हमला हुआ। अध्याय 412, संदिग्ध। इस अचानक हुए अलौकिक हमले ने सभी को चौंका दिया। जब तक लोग प्रतिक्रिया दे पाते, वे देख चुके थे कि सुनहरी बोतल का मुंह सागर के चेहरे को ढक चुका था। एक भयानक सफ़ेद हाथ साफ दिखाई दे रहा था, जिसने उसके चेहरे को जकड़ रखा था और उसे लगातार बोतल के मुंह के अंदर की ओर खींच रहा था। सागर की त्वचा फट गई थी, उसके चेहरे की हड्डियां चरमरा कर टूट रही थीं। अचानक हुए इस तीव्र दर्द ने उसे तड़पने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। यदि कोई सामान्य व्यक्ति इस हमले का शिकार होता, तो अब तक उसे मृत घोषित किया जा चुका होता। लेकिन सागर एक घोस्ट मास्टर था। इतना ही नहीं, उसने 2 भूतों को नियंत्रित कर रखा था, इसलिए क्रूर भूतों की मौजूदगी में जीवित रहने की उसमें बुनियादी क्षमता थी। शुरुआती झटके के बाद रोहित ने शांति से किनारे खड़े होकर तमाशा देखने का फैसला किया। वह तुरंत उसे बचाने के लिए नहीं दौड़ा, बल्कि उसका ध्यान बोतल से निकलती उन पीली, सख्त उंगलियों पर था। उसने तुरंत इनका संबंध उस हाथ से जोड़ा जिसे उसने पहले कैद किया था। ये स्पष्ट था कि उस भूत के पास हाथों की एक जोड़ी थी। जिसे उसने पहले पकड़ा था वह दाहिना हाथ था और यह बायां हाथ था। नहीं, यह अब सिर्फ एक हाथ नहीं रह गया है। अभी मैंने एक पूरा हाथ बाहर निकलते देखा। बोतल के अंदर का भूत धीरे धीरे पुनर्जीवित हो रहा है। अगर यह जारी रहा और जब यह चीज़ पूरी तरह बाहर निकल जाएगी, तो यह एक संपूर्ण भूत बन जाएगा, उसने कहा। रोहित की नज़र थोड़ी घूमी, उसे लगा कि उसने इस चीज़ को कमा का है। तभी रोहित को एहसास हुआ कि सागर अभी भी चिल्ला रहा था। उसने हमले का विरोध करने के लिए अपने शरीर के भीतर के भूतों की शक्तियों का उपयोग नहीं किया था। बाकी लोग भी तुरंत इसका कारण समझ गए। उसके शरीर के भीतर के भूतों को दबाया जा रहा था। ये चीज़ कोई साधारण मामला नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सागर मर जाएगा। हमें उसे बचाना होगा, किशन ने पास से फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, सौम्यजीत ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ, जो पहले से ही नीले पड़ रहे थे, बोतल की ओर बढ़े और उसने उन सख्त उंगलियों को हटाने की कोशिश की। भूत के सीधे संपर्क में आने से जरा भी नहीं हिचकिचा रहा। रोहित ने इसे देखा और उसके भाव थोड़े बदल गए। ये सौम्यजीत या तो अपनी क्षमताओं पर बहुत अधिक भरोसा करता था या फिर पूरी तरह से लापरवाह था। धिक्कार है, ये बोतल सोने की बनी है जो मेरी शक्तियों को रोक रही है, सौम्यजीत ने गुस्से में कहा। तुम में से कौन अपनी क्षमताओं के साथ सीधे सागर के शरीर में प्रवेश कर सकता है? अगर यह मर गया तो कम से कम 2 भूत आज़ाद हो जाएंगे। किशन, जो मदद के लिए आगे बढ़ने ही वाला था, ये सुनकर रुक गया। इस मोड़ पर रूबल ने अचानक रोहित की ओर देखा। यदि किशन और सौम्यजीत मदद नहीं कर सकते थे तो एकमात्र व्यक्ति जिस पर वे भरोसा कर सकते थे वह रोहित था। लेकिन क्या रोहित उसे बचाएगा? रूबल जानता था कि रोहित और सागर के बीच विवाद था। वास्तव में रोहित सागर को नहीं बचाना चाहता था। उस आदमी के जीने मरने से उसे क्या लेना देना। हालांकि गंभीर स्थिति के कारण उसने अंततः कार्रवाई करने का फैसला किया, क्योंकि उसे वह सोल बोतल चाहिए थी और वह भूत को उससे बाहर भागने नहीं दे सकता था। मैं करता हूँ, रोहित ने बिना किसी भावना के कहा और करीब आया।
उसके पैरों के नीचे एक अजीब काली परछाई इकट्ठा हुई, बिना सिर वाली भूतिया छाया। भूतिया छाया ने तेजी से सागर के शरीर में प्रवेश किया। सागर के पेट के अंदर एक पुरानी लकड़ी की पूर्वजों की तख्ती छिपी हुई थी। उत्सुकता के बावजूद रोहित ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसकी छाया ने बोतल के मुंह पर मौजूद उस पीली सख्त हथेली पर हमला किया। भूतिया छाया के संपर्क में आते ही वह हाथ पीछे हट गया, जैसे उसे अपना काल मिल गया हो, और तेजी से बोतल की अंधेरी गहराई में वापस चला गया। प्रतिरोध खत्म होते ही सौम्यजीत ने आसानी से बोतल हटा ली। उसने अपनी हथेली से बोतल का मुंह ढक दिया। हालांकि सागर को बचा लिया गया था, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा क्षत विक्षत हो चुका था और उसकी एक आंख तक बाहर निकल आई थी। क्या वह मर गया? किशन का रंग उड़ गया और उसने घबराहट में पूछा। पता नहीं, मैं अभी उसके शरीर के भीतर के भूत को दबा रहा हूं, इसलिए मैं यकीन से नहीं कह सकता, रोहित ने माथा सिकोड़ते हुए कहा। सौम्यजीत ने गुस्से में कहा, कितना बेकार आदमी है। रूबल, मेरा सुझाव है कि हम इसे अभी एक लाश माने। हम इस आदमी को मेरे अधिकार क्षेत्र में परेशानी खड़ी करने नहीं दे सकते। रूबल ने हड़बड़ी में कहा, एक मिनट रुको, मैं सागर की स्थिति जानता हूं। बस पाबंदी हटा लो। रोहित, पाबंदी हटाना आसान है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार नहीं हूं, रोहित ने रूखेपन से कहा। अगर दो भूत जाग गए तो मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, रूबल ने दांत पीसते हुए कहा। रोहित ने अपनी भूतिया छाया वापस खींच ली, लेकिन सावधानी बरकरार रखी। हालांकि जैसे ही उसने पाबंदी हटाई, कुछ भयानक हुआ। सागर का बिगड़ा हुआ चेहरा तेजी से ठीक होने लगा। ये ठीक होना किसी घाव के भरने जैसा नहीं था, बल्कि उसके चेहरे का एक हिस्सा दोबारा उभर रहा था और क्षतिग्रस्त हिस्से की जगह ले रहा था। उसके पेट के अंदर की तख्ती में बदलाव हो रहा है। रोहित ने अचानक अपनी बची हुई भूतिया आंख के जरिए अंदर देखा। तख्ती पर बने चित्र वाले व्यक्ति का चेहरा विकृत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उसने रोहित की मौजूदगी को भांप लिया है। चित्र वाले व्यक्ति ने रोहित की भूतिया आंख की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान दी। रोहित का चेहरा बुरी तरह बदल गया। उसने अपनी छाया पूरी तरह पीछे खींच ली। उस तख्ती वाले व्यक्ति और सागर के बीच कोई बहुत ही विचित्र संबंध था। उसे यकीन हो गया कि उन दोनों में से एक वास्तव में एक भूत था। अध्याय 413, संदिग्ध सागर। इस सागर में कुछ तो गड़बड़ है। भले ही रोहित बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन पिछली खोज के बाद उसके मन में सागर के प्रति गहरी सतर्कता पैदा हो गई थी। उसे संदेह था कि सागर की पहचान कुछ और ही है। सागर के एक भूत होने का संदेह था। क्या तुम अब ठीक हो? सब कुछ नियंत्रण में है। बाकी लोग रोहित के मन में चल रहे विचारों से अनजान थे। यहां तक कि रूबल को भी कोई अंदाजा नहीं था। वह तुरंत चिंता भरे चेहरे के साथ पास आया और पूछा। सागर का चेहरा, जो कुछ देर पहले पूरी तरह चकनाचूर हो चुका था, अब वापस सामान्य हो गया था। उसका पूरा अस्तित्व फिर से जुड़ चुका था, लेकिन उस मुर्दे जैसे चेहरे पर अब भी तकलीफ साफ दिख रही थी। उसकी आंखें विशेष रूप से गहरी और उदास थीं। मैं ठीक हूँ, ये चीज़ वाकई बहुत अजीब है। इसने मुझे लगभग मार ही डाला था। बस एक पल पहले मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर के अंदर का भूत दब रहा है। वह हाथ मुझे नहीं पकड़ना चाहता था, बल्कि मेरे शरीर के अंदर के भूत को निशाना बना रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे शरीर का भूत स्थानांतरित हो रहा है, जैसे वह उस बोतल के अंदर भागना चाहता हो। लेकिन सौभाग्य से ऐन मौके पर उस हाथ को पीछे धकेल दिया गया। अन्यथा यदि मैंने एक भूत खो दिया होता तो मेरे शरीर के भीतर के पदार्थों का आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता और मैं निश्चित रूप से क्रूर भूत के पुनरुत्थान के कारण मारा जाता। एक व्यक्ति जिसने दो भूतों को नियंत्रित किया था, वह वास्तव में भूतिया पुनरुत्थान की कगार पर था। यदि एक भी भूत के साथ कुछ गलत होता तो उसका अंत निश्चित था। बिल्कुल जेड सिटी के अनिकेत की तरह, जिसे रोहित ने जबरदस्ती संतुलन बहाल करके मौत के मुंह से बाहर निकाला था। ये घटना अप्रत्याशित थी, लेकिन शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रूबल ने राहत की एक बड़ी सांस ली। अभी भी ये रोहित की वजह से संभव हुआ। वही था जिसने तुम्हारी मदद करने और उस भूत को पीछे हटाने के लिए कदम उठाया। रोहित, सागर ने उसकी ओर एक अजीब नज़रों से देखा, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि रोहित वास्तव में उसकी मदद करेगा। बिना कुछ बोले रोहित आगे बढ़ा, बगल में पड़े गुलशन झा के सामान से बोतल का ढक्कन उठाया और फिर सौम्यजीत के पास जाकर बोला, अगर तुम्हें आपत्ति न हो तो क्या मैं इस चीज़ को संभाल सकता हूँ? सौम्यजीत ने रोहित से कोई विवाद नहीं किया। उसने कहा, तुम जो अंदर है उसे दबाने में सक्षम हो, इसलिए तुम्हारे लिए इसे संभालना ही बेहतर है। मैंने कहा था कि मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा, इसलिए मैं अपना वादा निभाऊंगा। इस बार यह मुसीबत सागर की लापरवाही की वजह से हुई थी। अगर अगली बार मैंने सुना कि इसके अंदर से कुछ निकलकर भागा है तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगा। ये कहते हुए उसने बोतल रोहित को सौंप दी। बिल्कुल, मैं सागर जैसा कोई नौसिखिया नहीं हूँ।
अगर मेरे हाथों में मौजूद चीज़ के साथ कुछ गलत होता है तो स्वाभाविक रूप से यह मेरी जिम्मेदारी होगी। रोहित ने शांति से बात की और बोतल लेते ही तुरंत उस पर ढक्कन लगा दिया। फिर उसने अपने बैग से गोल्ड फॉयल सोने की पन्नी निकाली और उसे पूरी तरह लपेटकर सुरक्षित कर दिया। चूंकि मामला खत्म हो गया है तो मुझे भी निकलना चाहिए। रूबल, बाकी तुम संभाल लो, मेरे पास तुम्हारे साथ इसे खींचते रहने का समय नहीं है, सौम्यजीत जोर से फुसफुसाया। वह सागर के कारण हुई घटना से स्पष्ट रूप से नाखुश था। सागर, जिसका चेहरा पहले से ही डरावना था, इस समय और भी शर्मिंदा महसूस कर रहा था। क्या वह किसी भी शहर में सम्मानित किया जाने वाला शीर्ष घोस्ट मास्टर नहीं था? और अब इन लोगों के सामने ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई अधीनस्थ बन गया हो। उसने अपनी पूरी साख और गरिमा खो दी थी। मुझे भी चलना चाहिए, मैं इस मुद्दे के स्रोत की पूरी जांच करूंगा और बाद में रूबल की टीम को रिपोर्ट दे दूंगा, रोहित ने कहा। रूबल ने झेपते हुए मुस्कान दी। ठीक है, मैं तुम्हें परेशानी दे रहा हूं, लेकिन उस चीज़ के बारे में, यदि संभव हो तो मुख्यालय को इसे संभालने देना सबसे अच्छा है। आखिरकार ये जयपुर शहर है और यदि कुछ गलत होता है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। जांच पूरी होने के बाद मैं इसे सौंप दूंगा। एक भूत को अपने पास रखने से मुझे क्या फ़ायदा? मैं इसे खा तो नहीं सकता, इसलिए चिंता मत करो, रोहित ने लापरवाही से कहा। ठीक है, जैसा तुम कहो, रूबल, रोहित का चलता सा जवाब देखकर और अधिक दबाव नहीं डाल सका और अनिच्छा से सहमत हो गया। रोहित ने फिर जमीन पर पसरे गुलशन झा की ओर देखा, जो पहले ही सुस्त पड़ चुके थे। प्रेसिडेंट गुलशन झा, क्या आप यहीं रुकना चाहते हैं या मेरी जांच में सहयोग करके मेरे साथ चलना चाहेंगे? मैं ये सुनकर गुलशन झा इतने उत्तेजित हो गए कि वे हकलाने लगे, मुश्किल से बोल पा रहे थे। चूंकि तुमने पहले ही फैसला कर लिया है तो मेरे साथ आओ, रोहित ने कहा। उसे अभी भी गुलशन झा से सुराग चाहिए थे, अन्यथा उसने उसे सौम्यजीत की पकड़ से नहीं बचाया होता। जब बात अपने अस्तित्व की आती थी तो रोहित छोटी से छोटी उम्मीद भी नहीं छोड़ता था। गुलशन झा को अचानक जैसे प्रोत्साहन मिल गया, उनके बेजान शरीर में न जाने कहां से ताकत आ गई और वे जमीन से उठ खड़े हुए। उन्होंने आसपास के लोगों को देखा, ऐसा लगा जैसे सभी ने उन्हें जाने की मौन अनुमति दे दी है। तुरंत ही वे किसी भागते हुए कैदी की तरह रोहित के पीछे हो लिए। मैंने इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, क्या वाकई इस तरह जाना ठीक है? गुलशन झा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वह इतनी आसानी से निकल सकते हैं। रोहित ने कहा, तुम सुरक्षित हो क्योंकि मैंने कहा है कि तुम सुरक्षित हो। अगर मैं कहता कि तुम नहीं हो तो मुझे दुख है, लेकिन जयपुर के अधिकारी तुमसे कड़ी पूछताछ करते। अगर तुम किस्मत वाले होते तो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताते, पैसा वहां काम नहीं आता। और अगर तुम बदकिस्मत होते तो शायद तुम अपने अगले जन्म के बारे में सोचना शुरू कर देते, क्योंकि यह पूरी घटना तुम ही से शुरू हुई थी। भले ही तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, लेकिन इतना बड़ा प्रभाव और परेशानी पैदा करने के बाद तुम जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। गुलशन झा ने पसीना पोंछने के लिए अपना माथा छुआ, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों में अब भी हथकड़ियां हैं। उन्हें रोहित जैसे लोगों के दबदबे का अंदाजा होने लगा था। ये सब बहुत बड़े लोग हैं, गुलशन झा ने सोचा और सिहर उठे। वे खुद को भाग्यशाली मान रहे थे कि विमान में उनकी मुलाकात भाई रोहित से हुई थी, वरना उन्हें लग रहा था कि उनका खेल खत्म हो चुका होता। उन प्राचीन वस्तुओं के बारे में गुलशन झा पीछे चलते हुए दबी आवाज में बोले। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाते, रोहित ने उन्हें टोक दिया, अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं है। जब तक मैं कोई शांत जगह न ढूंढ लूं तब तक इंतजार करो, फिर तुम मुझे विस्तार से बता सकते हो। मुझे तुमसे ये जानकारी चाहिए, समझ गए? अपनी बात खत्म कर रोहित रुका और उन्हें एक गहरी नज़र से देखा। समझ गया, मैं पूरा सहयोग करूंगा। गुलशन झा चौंक गए, अब उन्हें और भी पसीना आ रहा था। उन्होंने रोहित के करीब रहने का मन बना लिया था, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े, उन्हें अब परवाह नहीं थी। अध्याय 414, तुम एक अच्छे इंसान हो। वास्तव में फोन वाले रोहित की तुलना में असल जिंदगी वाला रोहित कहीं ज्यादा सिरदर्द पैदा करने वाला था। थोड़े समय के संपर्क में ही पूनम की रोहित के प्रति नजरें काफी अजीब हो गई थीं। अगर इस तरह के व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति घोस्ट मास्टर न होता तो वह निश्चित रूप से समाज में भूखा मरता और उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल नहीं होती। बहुत बातें हो गईं, ड्राइवर भाई, चलिए मिस्टर रोहित को होटल ले चलते हैं, पूनम ने कहा। सामने वाले ड्राइवर ने जैसे ही कार स्टार्ट की, रोहित बोल पड़ा, मैं अभी तक चढ़ा नहीं हूं, इतनी जल्दी क्या है? पूनम ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उलझन भरे चेहरे से उसे देखा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास का नज़ारा बदल गया था और वह किसी तरह कार के बजाय बगल में एक बेंच पर बैठी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्राइवर शुरू से एक शब्द भी नहीं बोला। पूनम ने अपने होंठ चबाए और हकीकत समझने के बाद कहा,
तुमने वास्तव में मुझे कार से बाहर निकालने के लिए घोस्ट डोमेन का इस्तेमाल किया। तुमने ये चाल कब चली? जब मैंने लात मारी थी तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं सिर्फ तुम्हें दिखा रहा था? मैं कार के ऊपर की सनरूफ को लात मारकर खोल रहा था। रोहित शांति से खड़ा हो गया। उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर खड़ी कार की सनरूफ चकनाचूर हो गई थी। पूनम भी उठी और बोली, तुम ज़रूरत से ज़्यादा सतर्क हो, है ना? ये जे सिटी है और तुम इतनी मामूली बात पर घोस्ट डोमेन का इस्तेमाल कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने क्रूर भूत के पुनरुत्थान का समय करीब आने का डर नहीं है? उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, ये सोचकर कि रोहित की हरकतें इतनी सतर्क थीं कि वे वहम की हद तक पहुंच गई थीं। अगर तुम गलती करती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी नौकरी जाएगी और तुम्हें सज़ा मिलेगी। अगर मैं गलती करता हूँ तो मैं मर सकता हूँ। रोहित ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें मेरे काम करने के तरीके की आदत डाल लेनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने कई गलतियों का अनुभव किया था और कई अलौकिक घटनाओं में लगभग मर ही गया था। आज वह जीवित इसलिए था क्योंकि वह हमेशा अपनी गलतियों को कम कर रहा था। जे सिटी में तुम्हारे संभालने के लिए कोई अलौकिक घटना नहीं है, इतने तनाव में मत रहो। इससे मुझे भी घबराहट हो रही है, पूनम ने कहा। कार में बैठो। रोहित ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, गुलशन झा की ओर इशारा किया और फिर कार की ओर चल दिया। पूनम ने थोड़े गुस्से में अपने गाल फुलाए, उसे असहाय होकर देखा और अंततः उसके पीछे तेजी से चल दी। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। जे सिटी की हलचल अन्य शहरों की तुलना में कई गुना अधिक थी, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे ट्रैफिक में फंस गए। यात्रा कार्यक्रम। सड़क पर पूनम ने एक सरल यात्रा कार्यक्रम बनाया। जे सिटी में आपका शेड्यूल कुछ इस प्रकार है, 2 दिन आराम करें और परसों विशेषज्ञ कर्मचारी आपको इंटरनेशनल घोस्ट मास्टर ट्रेनिंग बेस के दौरे पर ले जाएंगे। चूंकि गिरी ने पिछली बार आपकी मानसिक स्थिति का आकलन कर लिया था, इसलिए आपको दोबारा उस परीक्षण से गुजरने की जरूरत नहीं है। हालांकि संबंधित प्रशिक्षण अभी भी आवश्यक है। अवधि लगभग 7 दिन या उससे अधिक। समारोह मंत्री और कई टीम कप्तानों के साथ मुख्यालय में पुरस्कार समारोह। अनुसंधान अरूप गुप्ता जैसे कर्मचारियों के साथ परामर्श करने के लिए अनुसंधान संस्थान का दौरा। 7 दिन का प्रशिक्षण, ये बहुत लंबा है। मैं मना करता हूँ, रोहित ने माथे पर बल देते हुए कहा। मैं किसी ट्रेनिंग बेस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता। यह जरूरी है, पूनम ने कहा। मुझ पर विश्वास करो, प्रशिक्षण वास्तव में सार्थक है। अनुभव और ज्ञान किसी के लिए भी मददगार होते हैं। क्या समय कम नहीं किया जा सकता? रोहित ने पूछा। नहीं, 7 दिन पहले से ही न्यूनतम है, पूनम ने उत्तर दिया। अगर मैं मना कर दूं तो? रोहित ने पूछा। पूनम की आंखें चमकी और वह फुसफुसाने के लिए पास झुकी। ऐसे समय में इतने जिद्दी मत बनो, एक बार मुझ पर भरोसा करो। जे सिटी में रहने के दौरान व्यवस्थाओं का पालन करो। कैप्टन प्लान पहले ही शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि तुम चुने जाओगे। अगर तुम अब कोई गलती करते हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्यों? रोहित ने अचानक उसकी ओर देखा। तुम क्यों चाहती हो कि मैं टीम लीडर बनूं? मुझे याद है कि शुरुआत में तुम मेरे प्रति इतनी मिलनसार नहीं थी। पूनम की नज़रें घूमी और उसने कहा, तुम जीवित रहना चाहते हो, है ना? अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो मुझे भी लगता है कि तुम्हें ये पद मिलना चाहिए। हालांकि तुम पत्थर दिल, क्रूर, स्वार्थी और थोड़े सनकी हो, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम एक अच्छे इंसान हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। रोहित, इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हारी नज़रों में एक अच्छा इंसान हूं। तुमने जयपुर शहर को बचाया, पूनम ने कहा। वह इसलिए क्योंकि मैं भी उस घटना में फंसा हुआ था, रोहित ने कहा। तुमने जेड सिटी को बचाया, पूनम ने कहा। रोहित बोला, मैंने वह बदला लेने के लिए किया था, उस भूत ने मेरे सहपाठी को मार दिया था। पूनम ने असामान्य गंभीरता के साथ कहा, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुमसे बेहतर टीम लीडर बनने के लिए कोई और उपयुक्त नहीं है। यह मैंने नहीं कहा, यह अरविंद ने कहा था, कैप्टन अरविंद ने। उनकी तुम्हारे बारे में हमेशा ऊंची राय थी और मुझे उनके फैसले पर भरोसा है। रोहित ने लापरवाही से कहा, शायद वे अंधे थे। जब दोनों बात कर रहे थे, कार पहले ही एक होटल की इमारत के सामने रुक चुकी थी। गुलशन झा ने पूरी यात्रा के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था, वे बस अपना प्राचीन फूलदान थामे काम रहे थे। क्या यही वह जगह है? रोहित ने होटल की ओर ऊपर देखा। मैं तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगी। याद रखना, अगर कोई समस्या हो तो मुझे कॉल करना। पूनम ने रोहित को एक बिजनेस कार्ड थमाया और मुस्कुराते हुए बोली, याद रखना, कोई मुसीबत खड़ी मत करना और जीवित रहने की पूरी कोशिश करना। खुद पर विश्वास रखो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी माँ से भी ज्यादा टोकती हो। रोहित ने बिजनेस कार्ड लिया और रूखे चेहरे के साथ कहा। होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर गुलशन झा ने झिझकते हुए कहा, वह लड़की तुम्हारे प्रति काफी अच्छी लग रही है, क्या वह तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, रोहित ने जवाब दिया। क्या वह काफी क्यूट नहीं है?
तुम उसके बारे में सोच सकते हो, गुलशन झा ने दबी हुई मुस्कान के साथ कहा। मुख्यालय के किसी व्यक्ति से शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे राज अंदर बाहर सबको पता चल जाएं। रोहित ने अपनी बात खत्म ही की थी कि उसने एक महिला अटेंडेंट को अपनी ओर आते देखा। नमस्ते, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या आप मिस्टर रोहित हैं? महिला अटेंडेंट ने पूछा। हाँ, ठीक है, कृपया मेरे पीछे आइए। जैसे ही रोहित होटल की ओर बढ़ा, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जेड सिटी की घटना के बाद उसे होटलों में रुकने में थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। पेंगोन ग्रैंड होटल, शांति ग्रैंड होटल। पता नहीं ये वास्तव में उतना शांत है जितना इसका नाम दावा करता है, रोहित ने होटल के बोर्ड को देखते हुए मन ही मन सोचा। अध्याय 415, अनिल द घोस्ट ईटर। ये होटल वाकई बहुत शानदार है और नज़ारा तो कमाल का है। यहाँ से आप पूरे जयपुर शहर को देख सकते हैं। कमरे भी बहुत बड़े हैं, बिल्कुल टॉप ग्रेड प्रेसिडेंशियल स्वीट्स। भाई रोहित, आपकी तो चांदी है। आमतौर पर यहाँ रुकने का एक दिन का किराया 80,000 से ज़्यादा होता है। मैं भी इतना खर्च करने से पहले 2 बार सोचूं। बोतल नीचे रखने के बाद गुलशन झा ने राहत की सांस ली और रोहित के बड़े कमरे का मुआयना ऐसे करने लगे जैसे वे वहाँ के पुराने जानकार हों। अपनी आर्थिक स्थिति के साथ वे निश्चित रूप से ऐसी जगह का खर्च उठा सकते थे। उनका यह व्यवहार केवल रोहित के करीब आने और थोड़ी चापलूसी करने की एक कोशिश थी। शून्य से उठकर एक लिस्टेड कंपनी का बॉस बनने के लिए किसी के पास और कोई हुनर हो न हो, लेकिन मेल जोल बढ़ाने और लोगों को खुश रखने की कला में वे माहिर थे। बेहतर होगा कि आप अपनी आवाज़ धीमी रखें। अगर आपकी वजह से नीचे वाले परेशान हुए और कोई हाथ में रसोई का चाकू लेकर ऊपर आ गया तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, रोहित ने अपना सामान खोलते हुए कहा। उसने अंदर रखे हथियारों को व्यवस्थित किया और ह्यूमन स्किन पेपर, इंसानी खाल वाला कागज वाले सुनहरे बक्से को अपने पास रख लिया। अब से वह इसे अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देगा। ये ह्यूमन स्किन पेपर और यहाँ के वातावरण दोनों पर उसके अविश्वास का परिणाम था। इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की ज़रूरत नहीं है ना? गुलशन झा थोड़े चौंकते हुए बोले। रोहित ने जवाब दिया, पेंगोन ग्रैंड होटल जयपुर शहर के सबसे व्यस्त इलाके में है। क्या आपने होटल में कदम रखते ही कुछ अजीब महसूस नहीं किया? क्या अजीब? यहाँ बहुत कम लोग रुकते हैं, यह ज़रूरत से ज़्यादा शांत है, जो सामान्य नहीं है। और यहाँ के सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी साधारण लोग नहीं लगते, वे प्रशिक्षित एजेंटों की तरह हैं। इसके अलावा अगर मुख्यालय ने मेरे रुकने की व्यवस्था यहाँ की है तो इसका मतलब है कि इस होटल में रुकने वाला हर व्यक्ति इंसान नहीं है। शायद वे मेरी तरह घोस्ट कंट्रोलर्स हैं। रोहित ने अपनी हैंडगन निकाली और सामान को सही जगह रखने के बाद पास आकर कहा, वैसे भी अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स के साथ निपटना मेरे जितना आसान नहीं है। उनका दिमाग थोड़ा असामान्य होता है और अगर उन्हें उकसाया जाए तो वे कुछ भी कर सकते हैं, खासकर जब वे देखें कि आप एक साधारण इंसान हैं। घोस्ट कंट्रोलर्स के बीच मौजूद पत्थर दिल हत्यारे जो क्रूर भूतों के प्रभाव और मौत के डर से पागल हो चुके थे, वाकई सामान्य नहीं थे। रोहित का मानना था कि उसकी चेतना अभी भी काफ़ी स्पष्ट है, जो अन्य घोस्ट कंट्रोलर्स की तुलना में उसकी एक छोटी सी जीत थी। हालांकि ये केवल अभी के लिए था, वह भी क्रूर भूतों के प्रभाव से बच नहीं सकता था। जैसे जैसे उसका शरीर बिगड़ रहा था, भूतों की प्रवृत्तियां उसे प्रभावित करने लगी थीं। इसलिए उसे जयपुर की इस यात्रा के दौरान इस समस्या का समाधान ढूंढना ही था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गुलशन झा बोले। उनका अभी अभी शांत हुआ दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। खट खट खट। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। घबराकर गुलशन झा सोफे के पीछे छिप गए और फर्श पर दुबककर कांपने लगे। तुम बहुत डरे हुए हो। अगर कोई सच में तुम्हें मारने आया होता तो छिपने का कोई फायदा नहीं होता, रोहित ने लापरवाही से कहा और दरवाज़ा खोलने बढ़ा। खोलने से पहले उसने पीपहोल दरवाजे के छेद से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, फिर भी दस्तक जारी थी। रोहित ने माथा से कोड़ा। अगर इस दस्तक की गति अलग होती तो उसे लगता कि उसका सामना फिर से घोस्ट डोर नॉकर, दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत से हो गया है। कोई नहीं है, फिर भी दस्तक हो रही है। यह क्या माजरा है? वे कहते हैं कि जयपुर में कोई अलौकिक घटनाएं नहीं होती, है ना? क्या मैं इतना बदकिस्मत हूं कि यहाँ भी एक मुसीबत मिल गई? या कोई मजाक कर रहा है? उसने सोचा। दस्तक लगातार होती रही, जैसे कोई ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा हो। पूरी सतर्कता के साथ रोहित ने आखिरकार दरवाज़ा खोला। उसे विश्वास नहीं था कि जयपुर के पेंगोन ग्रैंड होटल में कोई अलौकिक घटना होगी। उसे मुख्यालय की सुरक्षा क्षमता पर थोड़ा भरोसा था। हालांकि उसने पहले छेद से किसी को नहीं देखा था, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही एक सामान्य दिखने वाला आदमी एक सख्त मुस्कान के साथ खड़ा मिला। वह वहाँ किसी लाश की तरह अजीब ढंग से खड़ा था। एक भूत नहीं, एक घोस्ट कंट्रोलर। रोहित ने पहली नज़र में ही उसकी पहचान कर ली। क्या आपको कुछ चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम अनिल है।
मैं विशेष रूप से प्रशिक्षण के लिए जयपुर आया हूँ। मैंने सुना कि घोस्ट आए। रोहित ने अभी अभी चेक इन किया है तो जिज्ञासावश मिलने चला आया। आशा है कि मैंने आपको असुविधा नहीं पहुंचाई, अनिल नाम के उस व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। अनिल। रोहित को मुख्यालय की घोस्ट कंट्रोलर फाइलों की याद आई। अनिल द घोस्ट ईटर, भूतों को खाने वाला। अचानक एक फाइल उसके दिमाग में कौंधी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, फाइलों में जिक्र था कि तुम काफी खास हो, सिर्फ एक भूत को नियंत्रित करते हो लेकिन दूसरों को खा सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपने मेरी फाइल देखी होगी, अनिल ने कहा। उसके पीले और सख्त चेहरे पर आश्चर्य की एक लकीर उभरी। मैंने पहले भी भूतों को खाने की क्षमता देखी है, लेकिन वह किसी इंसान में नहीं थी, रोहित ने टिप्पणी की। अनिल ने सिर हिलाया। जयपुर की हंग्री घोस्ट, भूखा भूत वाली घटना, वह वाकई मेरी क्षमता के समान है, इसीलिए मैं आपसे कुछ मामलों में सलाह लेना चाहता था। आज मेरे पास समय नहीं है, कल बात करते हैं, रोहित ने जवाब दिया। उसने न तो पूरी तरह मना किया और न ही स्वीकार किया, बस बात टाल दी। ठीक है, मैं कल आपसे मिलूंगा। अभी हुई परेशानी के लिए क्षमा करें, अनिल ने कहा। उसकी सख्त मुस्कान थोड़ी लड़खड़ाई, जिसे उसने मुश्किल से दबाया और मुड़कर चला गया। रोहित के चेहरे के भाव बदले, अब अपने चेहरे के भावों को भी नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तुम लगभग एक पूरी तरह सख्त लाश बन चुके हो, तुम्हारी स्थिति बहुत खराब है। घोस्ट ईटर, केवल एक हंग्री घोस्ट ही भूतों को खा सकता था और केवल ह्यूमन स्किन पेपर ही भूतों को निगल सकता था। यह अनिल एक घोस्ट कंट्रोलर होकर भूतों को खाने की क्षमता कैसे रख सकता था? क्या उसे वाकई लगता था कि भूत कोई पकवान है जिन्हें जब मन चाहे खाया जा सकता है? यदि कोई घोस्ट कंट्रोलर मनमर्जी से भूतों को अपने शरीर में भर ले तो उसका परिणाम 2-3 भूतों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि निश्चित मृत्यु होगा। हालांकि फाइलों में अनिल की इस क्षमता के गहराई से विवरण नहीं थे, लेकिन इसने रोहित के फैसले को प्रभावित नहीं किया। यहाँ केवल 2 ही संभावनाएं थीं, या तो क्रूर भूत उसे जानबूझकर जीवित रख रहा था ताकि उसे एक और भयानक चीज में बदला जा सके, या फिर यह क्षमता वाकई शक्तिशाली थी लेकिन इसके कुछ ही इस्तेमाल के बाद अनिल का अंत निश्चित था। जो भी हो, रोहित को इस अनिल से ज्यादा संपर्क नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि इसमें केवल मुसीबत थी, कोई फायदा नहीं। वह मेरे प्रति काफी विनम्र था, क्या इसलिए क्योंकि मैंने उसी के जैसी क्षमता वाले हंग्री घोस्ट को कैद किया है? रोहित ने सोचा, वह मुझसे डरता है, फिर भी मुझसे ही बचने का रास्ता ढूंढना चाहता है। ऐसा लगता है कि मेरी जैसी हालत वाले लोगों की कमी नहीं है। दरवाज़ा बंद करने के बाद रोहित ने पहले गुलशन झा के मामले को निपटाने का फैसला किया। उस आदमी के पास अभी भी वह जानकारी थी जो रोहित को चाहिए थी। अध्याय 416, शेष सुराग। इस बोतल की बात करें तो नहीं, इसे सोल बोतल कहा जाना चाहिए। इस सोल बोतल की कहानी करीब 3 दिन पहले मेरे एक परिचित दोस्त से शुरू हुई थी। गुलशन झा सोफे पर बैठे काफी देर तक चुप रहे, अपने विचारों को व्यवस्थित किया और अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद उस विशेष बोतल की उत्पत्ति के बारे में बात करना शुरू किया। रोहित शांति से किनारे बैठा सुन रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। उसने हाथ हिलाया और कहा, 1 मिनट रुको, मैं लगभग कुछ भूल ही गया था। गुलशन झा चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। उसी समय रोहित की भूतिया आंख रहस्यमयी तरीके से खुली और पूरे प्रेसिडेंशियल स्वीट को स्कैन किया। जब उसकी आंख बंद हुई तो उसके सामने वाली कॉफी टेबल पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों बग्स का ढेर लग गया था। इससे पहले पूनम ने मुझे याद दिलाया था कि जब मेरे घर के कंप्यूटर हैक किए जा सकते हैं तो यहाँ जयपुर शहर आने के बाद एक विशेष स्थान पर मेरे रुकने की व्यवस्था होने पर निगरानी के तरीके तो अनिवार्य ही होंगे। यहाँ बात करने का मतलब है कि कोई भी रहस्य सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। ये निगरानी उपकरण विशेष रूप से गुप्त स्थानों पर छिपे हुए थे जिन्हें घोस्ट डोमेन द्वारा स्कैन किए बिना पकड़ पाना पूरी तरह असंभव था। ये सुनने वाले उपकरण हैं। गुलशन झा की आंखें फटी रह गईं। ये तो बहुत ज्यादा है। इस बारे में बात नहीं करते, अपनी कहानी जारी रखो, रोहित ने कहा। गुलशन झा ने सिर हिलाया और सावधानी से 3 दिन पहले के अपने अनुभव को बताया। विवरण बहुत जटिल नहीं था। हाल के वर्षों में उन्हें पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक हो गया था, इसलिए उनकी जान पहचान एक दोस्त से हुई थी जो प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करता था। 3 दिन पहले गुलशन झा और उनका दोस्त एक कस्बे की एंटीक स्ट्रीट पर गए थे क्योंकि उनके दोस्त ने सुना था कि वहां अचानक दुर्लभ और असली प्राचीन वस्तुओं का एक जत्था आया है। इससे उनकी दिलचस्पी जगी और वे विशेष रूप से खरीदारी करने वहां पहुंच गए। तो तुम्हारा कहना है कि तुमने ये चीज़ एक एंटीक स्ट्रीट से खरीदी? रोहित ने बोतल की ओर इशारा किया। हाँ, सही कहा। मैंने इस बोतल के लिए 30,000 खर्च किए और अन्य वस्तुएं तो इससे भी महंगी थीं, कुछ 1 लाख, कुछ 2 लाख। गुलशन झा ने सिर हिलाया। रोहित की आंखें टिमटिमाईं। क्या तुम इस बोतल के स्रोत का पता लगा सकते हो? मुझे इसकी बिक्री से पहले का विशिष्ट इतिहास जानना है।
दरअसल मैंने अपने दोस्त से इस बारे में पूछताछ करवाई थी। एंटीक स्ट्रीट के एक दुकान मालिक के अनुसार प्राचीन वस्तुओं का ये जत्था पास के एक गांव से आया था। ऐसा लगता है कि एक ग्रामीण को घर गिराने के दौरान अपने पैतृक घर के नीचे दबा हुआ प्राचीन वस्तुओं का खजाना मिला और पैसों की ज़रूरत के कारण उसने उन्हें कस्बे की एंटीक स्ट्रीट पर बेच दिया। रोहित ने कॉफ़ी टेबल थपथपाए और कहा, मुझे प्राचीन वस्तुओं के उस जत्थे की जानकारी चाहिए, विशेष रूप से ढक्कन वाली बोतलों, मर्तबानों और जार की। यदि कोई हो तो अपने दोस्त से उन सब को खरीदने के लिए कहो, पैसा कोई समस्या नहीं है। भाई रोहित को इतनी छोटी रकम खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूंगा कि वह फिर से वहां जाए और उन सभी प्राचीन वस्तुओं को खरीद ले जो इस मानदंड पर खरी उतरती हैं। गुलशन झा ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अपना सीना थपथपाया। एक लिस्टेड कंपनी के सीईओ के रूप में उनके पास निश्चित रूप से पर्याप्त धन था। इसके अलावा अब ये कंजूसी करने का मामला नहीं था। यदि यह मामला नहीं सुलझता तो उन्हें डर था कि उनकी जान जा सकती है। प्राचीन वस्तुएं मिलने के बाद तुम्हें उन्हें मेरे पास लाने की ज़रूरत नहीं है। ढक्कन खोले बिना उन्हें तुरंत तोड़ देना। रोहित ने अपने बगल वाली बोतल की ओर इशारा किया और कहा, अगर अंदर सोने गोल्ड की परत है तो वही चीज़ है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। ये विशेष बोतलें अद्वितीय हैं, आसानी से पहचानी जा सकती हैं। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। गुलशन झा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सिर्फ एक सोल बोतल ने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। अगर ऐसी और बोतलें हुई और कुछ अनजान लोगों ने उनके ढक्कन खोल दिए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। तुरंत उन्होंने अपने एंटीक व्यापारी दोस्त को फ़ोन मिलाया। इस स्थिति से ऐसा लगता है कि ये वे भूत हैं जिन्हें कभी किसी भूत नियंत्रक अभ्यासी ने कैद किया था और अब कुछ अज्ञानी लोगों ने उन्हें खुदाई में ढूंढकर प्राचीन वस्तुओं के रूप में बेच दिया। क्या विडंबना है। मूल अभ्यासी ने निश्चित रूप से इसका अनुमान लगाया होगा, इसीलिए उसने मिट्टी की बोतल के अंदर सोने की बोतल छिपाई थी। ये सोचकर कि यह साधारण बोतल किसी का ध्यान नहीं खींचेगी, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं रही होगी कि आने वाली पीढ़ियां इसे भी खोद निकालेंगी। रोहित ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे लगा कि उस अभ्यासी ने बहुत आगे का नहीं सोचा था, लेकिन उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता था। किसी भूत नियंत्रक की मृत्यु अचानक हो सकती है और कोई भी अपनी मृत्यु के लिए पहले से तैयारी नहीं कर सकता। इन खतरनाक वस्तुओं को भूमिगत कक्ष में छिपाना ही अपने आप में बड़ी बात थी। तो ऐसा लगता है कि इस सोल बोतल को बनाने वाला और गुआंजियांग आवासीय परिसर के रिपब्लिक काल वाले प्राचीन घर का मालिक एक ही युग के रहे होंगे। और इन व्यवस्थाओं को देखते हुए उस प्राचीन घर के मालिक के आतंक का स्तर इस सोल बोतल के मालिक से कहीं अधिक रहा होगा। रोहित की आंखें टिमटिमाईं। सोल बोतल के मालिक ने भूतों को केवल सोने की बोतल में कैद किया था, जो रोहित के वर्तमान तरीकों जैसा ही था। लेकिन उस प्राचीन घर के मालिक ने भूतों को घोस्ट मिरर, भूतिया दर्पण के अंदर कैद किया था। भूतों को नियंत्रित करने के लिए भूतों का उपयोग करना, ये तरीका स्पष्ट रूप से अधिक कुशल और डरावना था। हालांकि रोहित को फिर एक अजीब सी कड़वाहट महसूस हुई। इतना महान व्यक्तित्व भी अंत में एक जर्जर प्राचीन घर के अलावा कुछ नहीं छोड़ गया और उसे भी आने वाली पीढ़ियों के लिए 3 कमरे तैयार करने पड़े, ताकि भूतों के दोबारा उठने की संभावना से निपटा जा सके। ये दिखाता है कि अंततः सबसे श्रेष्ठ घोस्ट कंट्रोलर भी भूतों के सामने हार गए। इस विचार पर रोहित को अपना भविष्य भी वैसा ही नजर आने लगा। क्रूर भूतों की प्रवृत्तियां पहले से ही उसकी सोच को प्रभावित करने लगी थीं। यदि यह नहीं सुधरा तो वह भले ही मरे नहीं, लेकिन उसके विचार पूरी तरह खत्म हो जाएंगे और वह शहर में घूमता हुआ एक क्रूर भूत मात्र बनकर रह जाएगा। उस समय गुलशन झा फोन पर अपने दोस्त पर चिल्ला रहे थे, मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या तरीका अपनाते हो या कितना पैसा खर्च करते हो, लेकिन तुम्हें उस गली की सारी प्राचीन वस्तुएं खरीदनी होंगी। और खासकर यह पता करो कि किस गांव का घर गिराया जा रहा है। चाहे 1 लाख लगे, 10 लाख या 10 करोड़, तुम्हें वे बोतलें मेरे लिए लानी होंगी। मेरी जान अब उन्हीं बोतलों और जार पर टिकी है। और याद रखना, उन बोतलों को खोलना मत। गुलशन झा ने बार बार अपनी चिंताओं को दोहराया और फ़ोन काट दिया। भाई रोहित, मैंने इंतजाम कर दिया है। हमें 10 दिनों के भीतर कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत अच्छे, रोहित ने सिर हिलाया। इस काम के निपटते ही तुम सुरक्षित हो जाओगे। वह मुख्यालय के माध्यम से यह काम नहीं करना चाहता था, वरना वह पूरी सड़क की घेराबंदी करवाकर घर घर तलाशी करवा सकता था। रोहित ने आगे कहा, तुम अभी जयपुर शहर में घूम सकते हो, लेकिन तुम्हें शहर छोड़ने की अनुमति नहीं है। नियमों का पालन करना होगा। भागने की सोचना भी मत, वरना सौम्यजीत तो क्या, मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। समझ गया। गुलशन झा ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। वे भागने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आज के लिए इतना ही। मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। तुम जो चाहो कर सकते हो, रोहित ने खड़े होकर अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए कहा। हालांकि उसे नींद की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आने वाले व्यस्त समय को देखते हुए अपनी ऊर्जा बचाए रखना बेहतर था।